बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का जो मौजू है वो कई हैं, जैसा कि आपने देखा। एक तो हम चीन और भारत के दरमियान में जो जो तनाज़ा है उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है, उस पर हम बात करेंगे। फिर दूसरे मुल्कों में जो रजीम चेंज करते आ रहे हैं उन पर बात करेंगे। तो और अमेरिका चाइना का इसमें रद्दमल क्या है, ईरान के जौहरी हथियारों पर हम बात करेंगे। और ईरान, अमेरिका और इत्तेहादियों ने ईरान की धमकी है कि अगर कोई इत्तेहादियों ने गलती की तो उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। और तेहरान में सैफरी की जो शाम अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं तुर्की रूस के, जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। सारे मौज़ूआत बहुत अहमियत के हामिल हैं। जी तो हम पहले शुरू करते हैं चीन भारत के सरजमीन के पर जो मामला चल रहा है। तो जो सैटेलाइट की रिपोर्ट है, वो सैटेलाइट जो कि 24 घंटे तक नज़र रखता है चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर, जो कि इंडियन सैटेलाइट भी हैं, एक सैटेलाइट नहीं है, और गैर मुल्की सैटेलाइट भी हैं, वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि चीन इंडिया की सरहद के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, सलामी स्लाइस जिसे कहते हैं। अगर आप जानते हो कि एक गोश्त के छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं और उसे सलामी स्लाइस कहा जाता है। छोटा सा पीस, बारीक पीस काट के उसका अमूमी तौर पर ये बर्गर में डालते हैं। तो अमूमी तौर पर तो वो वहाँ पर तो एक जो गोरे हैं वो तो उसका गोश्त खाते हैं, जो कि हमारे यहाँ ममनू है। लेकिन हमारे यहाँ जो हलाल गोश्त होता है उसके भी पीस काट के बर्गर बना लेते हैं। चीन बर्गर बना रहा है वो इंडियन के बना तो इलाके इंडिया का। जो है वो उनके छोटे छोटे स्लाइस कर रहा है उनके ज़मीन के। और इंडिया खौफ से लड़ रहा है। और उनकी आर्मी जो है 1965 के असरात आर्मी पर अभी तक नहीं गए हैं, और वो इस लिहाज से वो भी खौफजदा है। लेकिन भारत के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर भारत कर्नाड, जिसका हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। वो प्रोफेसर हैं द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के। उनका कहना है कि 2 साल पहले वादी गलवान में जो कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मोदी है। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसी बनाई थी वो मोदी ने बनाई थी, और उसमें जयशंकर जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के, उनका कोई से नहीं थी, और न फ़ौज के सरबराहान की कोई से थी, क्योंकि ख़ारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर मोदी ने अपने हाथ में रखी हुई है। इसके अलावा वो ये कहता है कि इंडिया जो है वो चीन जो है इंडिया पर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करता चला जा रहा है। और यानी जो पहले तो ये कहा जाता है कि 1000 किलोमीटर कब्ज़ा किया है, अब वो ये कहते हैं कि जो नए सैटेलाइट से जो उनकी तस्वीर उन्हें मैसर दस्तयाब हुई हैं उसके मुताबिक वो कुछ 4000 किलोमीटर का इलाका जो है उसने कब्ज़ा कर लिया है, जो कि पहले इंडिया के पास होता था। 4000 किलोमीटर का हिस्सा। और ये रिपोर्ट आई है जो 365 दिन मैंने जो देखता है सियारचा, ये एक इंडियन सियारचा है, एक और बाहर के मुल्कों के सियारचे हैं, वो सबकी निगाहें इधर रहती हैं। और 24 घंटे देखता है कि 24 घंटे में क्या तब्दीली आई है, वो उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये जो इलाके हैं जिसमें कि 4000 किलोमीटर का इलाका उन्होंने कब्ज़ा किया है, वो डेप्सोंग का इलाका है और वादी गलवान है। इस इलाके में 4000 किलोमीटर का जो उन्होंने कब्ज़ा किया है चीनियों ने। 1000 किलोमीटर तो हम कहते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि 4000 किलोमीटर पे चले गए हम। वो ये कहते हैं कि डेप्सोंग के इलाके में, कि जो कि थोड़ा सा मैदानी इलाका है, चीनी फ़ौजें बड़ी तादाद में तैनात हैं। और चीन के बढ़ते हुए कदम जो है उनको उसको बड़ा ख़तरनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए अपनी सड़कें बना रहा है, और वो मिलाना चाहता है पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलाना चाहता है, ताकि सिपैक को ख़तरा न रहे। और इंडिया को जो है ओल्डी बैग पे जो रास्ते को मुनक़ता कर दे इंडियन फ़ौज के लिए। जी उसके लिए एक काम और भी कर रहा है। वो जो पेंगोंग झील है, उस झील पर वो एक नया पुल तैयार कर रहा है, और छोटे छोटे नाले, नदी नाले जहाँ वो बह रहे हैं उनके ऊपर नाले बना रहा है, सड़क तैयार कर रहा है। और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना तेज़ी के साथ में बढ़ा रहा है
कि इंडिया की जो फ़ौज है उसके ऊपर मौसर और ताकतवर मिलिट्री कार्रवाई कर सके जब ज़रूरत पड़े, और उसके अंदर उसको वक्त नहीं लगेगा, वो मिनटों के अंदर चश्म-ए-ज़दन के अंदर तैयार होंगे। वो इस हालत के अंदर अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो इस तरह से अपने आप को बना रहा है। जबकि सूरत हाल ये है कि इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि G20 का इजलास जो है कुछ श्रीलंका में, कुछ श्रीनगर में हो जाए या और कुछ हिस्सा लद्दाख में हो जाए, ताकि ये ज़ाहिर किया जाए कि ये जो इलाका इंडिया का इलाका है। जबकि जब अगर सूरत हाल देखा जाए, जो ये रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, और भारत कर्नाड एक रिलायबल और एक मौसर आवाज़ है इंडिया की, और वो जो इनका तज्ज़िया होता है वो काफ़ी गहरा होता है, क्योंकि बेसिकली वो रिसर्च का एक आदमी है और फ़ौज में भी रहे हैं शायद। तो वो इस सूरत हाल के अंदर अगर चीन ये देख रहा है, जो आज़ाद कश्मीर में अभी जो कोई बज़ाहिर तौर पर तो हमें ये नज़र आता था कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वो गर्म जोशी नहीं रही है जो कि हम पहले देखते आए थे, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उनके जो ताल्लुकात में बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है गर्मजोशी नहीं है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो एक तवील मुद्दती पॉलिसी पर, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो सड़कें बनाकर और इस तरह से कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला ना हो, बल्कि इंडिया को बेअसर कर दे, और ओल्डी बेग के अड्डे पर कब्ज़ा करके, ओल्डी बेग के अड्डे के ऊपर तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ में उसका सड़कों को बनाकर अगर कोई बड़ी तादाद में इंडिया कोई कार्रवाई करे तो उसको रोक सकें, उसके लिए वो सड़कें बना रहे हैं, नदी नाले हैं, उनके ऊपर भी पुल बना रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो मोबिलिटी जो है, जो कि एक तो लॉजिस्टिक मोबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं और एक अटैक की मोबिलिटी बनाना चाहते हैं। तो ये काम वो चीनी इस वक्त कर रहे हैं, और इस तरह से और बज़ाहिर ये लगता है हमें जैसे कि वो खामोश बैठे हों, लेकिन वो इसका मतलब ये हुआ कि सीपैक को मौसर नहीं कर रहे हैं वक्ती तौर पर, क्योंकि चीनी जो है बहुत गहरे हैं, और चीनी जो है इस बात पर उसका इनका इसरार है कि वो आप अपना मौक़िफ़ छोड़े नहीं, चाहे सदियाँ बीत जाएँ, लेकिन ये है कि बग़ैर जंग के अगर काम चल सकता है तो वो आप चलाएँ और फिर मजबूती के साथ काम आगे बढ़ सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहरहाल जो सीपैक को, क्योंकि सीपैक का ओल्डी बेग से अगर गोला फेंका जाए तो सीपैक की सड़क पर गिर सकता है, तो इस लिहाज से वो ओल्डी बेग का जो इलाका है उसको वो कब्ज़े में लेना चाहते हैं। जब पेंगोंग झील की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा पुल तामीर कर रहा है वो, और वो तामीर होने के बाद में ओल्डी बेग के अंदर जो है तक रसाई जो है, अभी तो वो ऊपर बैठे हैं पहाड़ी पर, तो वहाँ तक रसाई जो है सड़कों के ज़रिए अगर हो जाएगी तो इसका मतलब है कि फ़ौजी तौर पर कोई कार्रवाई अगर उनको करनी हुई तो वो आसानी से कर सकेंगे। जी जैन साहब। जी अच्छा, एक और बात बताएंगे, सीपैक वाले मामले की वजह से जो सारा बंदोबस्त हो रहा है चीन की तरफ से, जी फिर हमारा भी तो कोई रोल होगा वहाँ पे, आज़ाद कश्मीर तक जब सड़क आई? ये हमारे और उनके दरमियान में, जैसा कि कल के हमने प्रोग्राम में किया था, परसों के प्रोग्राम में किया था, कि इनके दरमियान में काफ़ी गहराई है जी, और उस गहराई के अंदर ये बातें, छोटी छोटी बातें जज्ब हो जाती हैं, वो ज़्यादा मानी नहीं रखती हैं जी। जैसा के तौर पर चीनी अपने आदमियों की जो कदर करता है, और जो जब ये वाक़या हुआ है कराची यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने सारे जो जितने भी एजुकेशनिस्ट थे सबको बुला लिया जी, वरना तो चीनी ज़बान को पढ़ने के लिए उन्होंने लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में प्रोफेसर मुतय्यन कर दिए थे जो कि बड़े थे, और फिर हमारे लड़के भी जो थे, जो उनके स्टूडेंट थे, वो बहुत रोए थे और उनकी कमी महसूस कर रहे थे। वो प्रोफेसर बहुत अच्छे प्रोफेसर थे जिनको शहीद कर दिया गया। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो वो भी मैं समझता हूँ कि जब आपको बड़ी कौम बनना हो और आपको, तो फिर आपको थोड़ा सा ये ख़तरात मोल लेने पड़ेंगे। बेशक ये सही है कि अमेरिका ने आपके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखा है, लेकिन बहरहाल आप ऐलान जंग का जवाब जो है मौसर तरीके दें। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी जो सिक्योरिटी को बढ़ाएं चीनियों के लिए जी, और वो जिस तरह से अब आगे पीछे गाड़ी चलती है, ये तरीका पुराना हो गया है। अब लोग खुद को हमला करके आपके सामने आ जाते हैं। यही नहीं, ये भी हो सकता है कि कोई मिसाइल फेंक दे आपके ऊपर, तो उसके भी आपको तैयारी रखनी चाहिए। तो मतलब है कि उसमें आपको फ्रेब देना होगा कि अगर जिस गाड़ी में जा रहे हों, इनके लिए खासूसी कॉरिडोर बनाना होगा कि कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं। कम से कम 3 गाड़ियाँ ऐसी हों कि जिनको
खुफिया रखा जाए कि जैसा कि आप सदर का प्रोटोकॉल आपको देना पड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल देना पड़ेगा चीनियों को जी, ताकि ये मालूम नहीं हो सके किस गाड़ी में वो बैठा है तो वो गाड़ी को आपको यानी रिसेप्शन करना पड़ेगा जी, क्योंकि दहशतगर्दों और भारत का एक गठजोड़ भारत का नहीं, दहशतगर्द अकेले नहीं है, भारत अकेला नहीं है, उसके साथ में इजराइल है जो बहुत उनको तकनीकी और यहाँ दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा लोकल लोग हैं जिनको पैसे फराहम कर रहे हैं और वो ऐन मुमकिन है कि वो यहाँ के लोग नहीं हों, वो बाहर से लोग लाए हुए हों, मुमकिन है कि ये दाइश के लोग हों जो कि हमारे ये खिलाफ जो लड़ रहे हैं जी, जो, लेकिन इन्होंने देर कर दी है। उस पर अभी फ़िज़ाई हमले शुरू कर देने चाहिए जहाँ जहाँ भी उनको ख़तरा है कि ये यहाँ पर गुफा है जी, या यहाँ पर कहीं पर कोई छुपने की जगह है, वहाँ पर बमबारी कर दें, बस अच्छा, छोड़ ये दें। आपने जो कुछ बयान किया, अभी भारत का रद्द-ए-अमल भी आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन क्या वो बेबस हो चुके हैं? जी, बात ये है कि भारत के पास अभी तक उनके पास ये विजन नहीं है कि इतने बड़े मुल्क को कैसे संभालते हैं। जी, उनका मुल्क अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आप जो इलाका उन्होंने पूरा आपको सूबा ही खा गए हैं ना चीनी, जो कि तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है। नहीं, वो जो इलाका है जिसमें चीनी पूरे शहर पर कब्ज़ा कर लिया, उनका पुल तोड़ दिया था जी, और वो वहाँ पर कब्ज़ा करके बैठ गए। शहरी आपका सुबह ही आप कब्ज़ा कर लिया, वो जो आपकी रियासत थी वही कब्ज़ा कर लिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट पे ही कब्जा हो गया। वो रियासत कहलाती थी, वो जी, छोटी सी जैसे फाटा होती है ऐसे वहाँ पर वैसी वो रियासत थी। तो बहरहाल मतलब ये कि इंडिया बेबस है और चूंकि वो गलवान वाला उनका तजुर्बा वैसे ही उनको तल्ख नहीं, वो 1965 की जंग के 1962 की जंग से खौफजदा हैं। और अभी हाल फिलहाल जो उनकी हाल फिलहाल भी बहुत अच्छी, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक आध दफ़ा उन्होंने बढ़तरी भी हासिल की है, तो उससे थोड़ा सा उनकी हिम्मत बढ़ी है इंडिया की। तो जो क्योंकि उसमें एक दो जगह पर वो कामयाब भी हुए हैं क्योंकि वो सेफ साइड पे थे और वो ये ऊंचाई पे थे, तो उनको फिर चीनियों को या फिर एकदम अचानक उन्होंने हमला कर दिया था तो मैंने चीनियों पर जी। तो उसमें चीनियों को थोड़ा नुकसान हुआ था, 5 आदमी तो वो मानते हैं कि हमारे शहीद हुए हैं जी, तो ये मरे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौजू पे चलेंगे। जी चलिए जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये जो रिजीम चेंज वाला मामला है, देखिए रिजीम चेंज इंडिया अमेरिका बरसों से चला आ रहा है। अगर डॉक्टर मुसद्दक की बात करें तो ईरानी वज़ीर-ए-आज़म को 1953 में ये उनको निकाला था, तो अब उसमें 53 के अंदर जब मुसद्दक को निकाला गया था तो वो बिल्कुल एक आज़ाद मुल्क था और उसके बाद में उसको निकाल कर कौम परस्त थे पक्के कौम परस्त था। जॉन बोल्टन ने इसका एतराफ़ किया है अपनी एक वीडियो में कि हम दूसरे मुल्कों में मैंने रजीम चेंज कराते आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कौन सी जगह पर कर रहे हैं तो उन्होंने हैरानी तौर पर कहा कि पहले एकदम से कहा कि वेनेजुला में हमने कोशिश की। उसने कहा ट्रम्प ने किया, उसने कहा ट्रम्प में तो इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो कोई फैसला कर सकता, तो मैंने किया था, लेकिन उसमें हम फेल हो गए। और फेल होने के बाद में फिर कुछ आदमी उनके पकड़े भी गए, तो वो जो आदमी पकड़े गए हैं उनको सज़ा भी मिली है। ये जॉन बोल्टन जो है वो अमेरिका के कौमती सलामती अमूर के साबिक सलामती अमूर के मुशीर रहे हैं जी। तो क्योंकि इसने ये भी हरकत की थी ना कि ट्रम्प ने कई आदमियों को निकाला, कई आदमियों को लगाया, वज़ीर दिफा को निकाल दिया, जिस वक्त चाहे जिस वक्त SHO की तरह से निकाल देता था। जैसे कि हमारे SHO को उस पर एक कॉल जाती है वायरलेस पर कि तुम्हारे को हटा दिया गया। मतलब वो अमेरिका के बुज़दार बने हुए थे बुज़दार नहीं है, ये तो SHO बने हुए थे। आप यूँ समझ लीजिए कि DIG हमारा बना हुआ था, वो निकाल देता था जिस वक्त चाहे IG DIG टाइप की चीज़ पुलिस मरकज होती है, पुलिस पैन बना हुआ था जी। मेरे साहब फिर उन्होंने लिस्ट भी दी ना कि वियतनाम में भी हमने किया, वियतनाम में भाई सब दुनिया जानती है, वियतनाम में किया, अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, अगर शाम में वो नाकाम हुए जी। तो शाम में नाकाम इसलिए हुए कि 2 मुल्क थे वहाँ पर जिनका एक तो रूस के 2 अड्डे थे वहाँ पर, हमने बताया कि एक फ़ज़ाई अड्डा है, एक उनका बहरी अड्डा है, और ईरानियों की वहाँ पर एक फैक्ट्री है जो कि मिसाइल बनाती है, जो कि सप्लाई करती है इनको हिज़्बुल्लाह को। तो वो इस लिहाज से दोनों ने मिलकर उसको फिर मारा और उन्होंने नाकाम बनाया, नाकाम बनाया, इनको मारा, बल्कि इनको भागना पड़ा अमेरिकनों को। जो आखिर में ब्रिटिश ने फिर वहाँ पर या जिसने भी किया भाई, तो कि वहाँ पर जो है वो केमिकल इस्तेमाल किया जी, केमिकल हथियार इस्तेमाल किए जी। तो जिसने भी किए, लेकिन लोग तो वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं बरतानिया पर, लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि बरतानिया ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है।
बहरहाल ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप हम जानते हैं कि ये अमेरिका ये करता है और ये नाकाबिल बर्दाश्त है और रिजीम चेंज से जो दुनिया भर में अपना असर रसूख कायम रखता है। बल्कि जब आप मैं बाज़ वक़्त ये कहता हूँ कि उनकी बाइबल है ये जो दी ग्रैंड चेस बोर्ड जो है किताब जी, वो अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो रिजीम चेंज के मामले में उन्होंने ये कहा कि भाई हम कुछ भी करेंगे लेकिन जो प्राइमेसी है, जो बालादस्ती है दुनिया की, वो हम अपने पास रखेंगे। वो तो चैलेंज हो गई है मुकम्मल तौर पर, चीन ने और रूस ने, ईरान ने कर दिए। तो अब आप कैसे रख सकेंगे? अभी उन्होंने अभी वो जो आपकी जो पॉलिसी चल रही है कि भाई चार जो नुकाती आपने प्रोग्राम बनाया था वो बहरहाल कामयाब जा रहा है। अब इससे अंदाज़ा होता है कि जो एवरीथिंग इज़ गोइंग इन योर फेवर। तो वो चीन ने बहरहाल कहा कि हम इसके सख्त मुखालिफ हैं और हम तो पसमानदी को ख़त्म करना चाहते हैं, लोगों को रेजिम चेंज करके लोगों पर कब्ज़ा नहीं करना चाहते हैं। दीगर ममालिक में हुकूमत और तख्ता उलटना अमेरिका के कवानीन का हिस्सा बन चुका है और ये चीनियों ने तबसरा किया है। और साथ साथ में ये बात भी है, बहुत अहम बात है कि उनकी और जो मुलाकात हुई थी मैंने 5 घंटे की इंडोनेशिया में, वो G7 कॉन्फ्रेंस, G20 कॉन्फ्रेंस, G20 कॉन्फ्रेंस में, उसमें फिर जो हुआ था तो उन्होंने चीनियों ने उस पर बड़ी सख्त तनकीद की थी उनके ऊपर कि भाई आप जो हरकतें कर रहे हैं लोगों को आज़ाद मुल्कों के अंदर, आप एशियाई मुल्कों में और ख़ुसूसन जो जनूबी एशिया के ममालिक में आपने जो गड़बड़ करा रहे हैं जी। बताए तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन मालूम तो ऐसे ही होता है जैसे पाकिस्तान का नाम ले रहे हो, इसलिए वो कॉलोनी बना रहे हैं हर जगह। आप इस तरह मुदाखलत कर रहे हैं, आप अपनी हुकूमत बना दे रहे हैं। हाँ, तो वो गलती कर रहे हैं। आपको इसका तमाम इससे बचना चाहिए क्योंकि ये आखिर में आपके गले में पड़ेगा और पड़ रहा है। और चाइनीज़ कहते हैं कि भाई हम तो पसमानदगी और गुर्बत पे काम करते हैं। बस देखिए, आप ये बहस नहीं है अभी, ये तो उस वक्त आपका जब आप फार्मूला बनाते हैं तो उस वक्त तो यही बात कही जाती है, लेकिन जिस वक्त आप सुपर पावर बन जाएंगे तो फिर देखेंगे कि आपका रवैया क्या होता है। जी, ये बात भी आप याद रखनी चाहिए कि जापानियों का भी याद देखें कि जापानी इतने बड़े जालिम थे कि वो आदमी का गोश्त खा जाते थे। वो एटम बम फेंकने की एक वजह ये भी थी जी, वो इंसानियत की तौहीन कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो नहीं, वो साथ साथ में खुद कुछ हमला कर दिया। वो कहते थे, मैंने एक जापानी औरत आई थी, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की थी, तो एक प्रोग्राम हुआ था 1998 में जब हम मुशीर थे, तो वो प्रोग्राम हुआ था इस्लामाबाद में, तो उसमें हम भी गए थे। तो उसमें उसने एक चीनी जो थी वो प्रोफेसर, उससे मैं गपशप करने लगा कि मैंने कहा भाई ये इससे बात करने में आसानी है। तो वो मुझे कहने लगी, मैंने कहा भाई तुम्हें गुस्सा नहीं आता है कि जब तुम पर अमेरिका हुकूमत आप पे कर रहा है, आप पर हुक्म चलाता है, आप उनको तावान देते हो। उसने गुस्सा किस बात का? हमारा बादशाह जो था हम उसे खुदा मानते थे, हमारा खुदा हार गया, अमेरिका ज़्यादा ताकतवर था, वो जीत गया, तो वो अब हमारा खुदा है। सिंपल एज दैट, क्योंकि उनका कोई मज़हब नहीं है जी। अब उन्हें इस्लाम की तरफ आगे होना चाहिए कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है। आपको याद रखना चाहिए सबसे बड़ा अल्लाह अकबर का जब हम नारा लगाते हैं तो हम सब यही कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हिंदू मत के अंदर भी यानी इसमें जो हिंदू जो मत इनका जो हमारे बुद्ध मत है, वो तो उन्होंने बाकायदा कहा कि जो आदमी आएगा वो कर्मा आएगा, यानी रहमत वाला आएगा जी। तो रहमतुल आलमीन की तरफ उनका इशारा किया था कि जो आखिरी आदमी होगा वो रहमतुल आलमीन होगा। तो अब ये जैन साहब, ये बात अगर देखा जाए तो अब ईरान पे चलें जी। मुझे लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो ईरान के मौजू में बात कर लेंगे और फिर तेहरान में जो आप अभी जिक्र कर रहे थे सैफरी की कॉन्फ्रेंस का। जी चलें। नाज़रीन, मकसदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये जो ईरान और अमेरिका, देखिए इसराइल और अमेरिका के दरमियान में एक माहदा हुआ है, इस पर ये कहा गया है कि ईरान को जोहरी हथियार के हसूल से रोकेंगे। अब उसके लिए जंग करनी पड़े या कुछ भी करें, वो ये करने को तैयार बैठे हुए हैं। अब एक जो है यूक्रेन का इलाका मैंने जंग का मैदान बना हुआ, अब एक ईरान को बनाना चाहते हैं जी। अब ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले सफारतकारी करेंगे, ईरान के इनकलाबी गार्ड को बदस्तूर दहशतगर्दों की फ़र्ज में रखा जाएगा। इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर इस्तेमाल होगा। अमेरिका तो उनका गुलाम इसराइली होगा जी। असल मसला ये है कि ईरानी जो हैं वो ऑलमोस्ट करीब 70% 60% तो सब लोगों ने एतराफ़ किया है कि दुनिया ने एतराफ़ कर लिया है कि वो एनरिच कर लिए। जब आदमी 60% कर लेता है तो 90% करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो कोई बात नहीं है कि वो बना चुके हों तो फिर ये नहीं कर सकेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकेंगे, इल्ला इसके कि कोई अंदरूनी तौर पर साजिश करें और उनके मुल्क में जिस तरह से वो तब्दीली ला सकते हैं या हंगामे कराएंगे। देख लेना, हंगामे कराएंगे।
तो अब सिक्योरिटी के मसाइल भी खड़े करेंगे। हाँ, अभी वही मैं कह रहा हूँ, हंगामे कराएंगे ना। क्या कुछ लोगों को पकड़ा गया है अभी सिक्योरिटी के मामला? हाँ, वो पकड़ा है। वो अभी हैरान हैरानकुन बात ये है कि जो मैंने आयतुल्लाह साहब के करीब जो आदमी बैठा था वो इजरायली एजेंट था। कमाल है भाई, हैरानकुन बात है। हाँ भाई, ये मसाइल उनके तो अब ये नहीं, हर जगह है ना। आपका क्या पता आपके पास आपके मुल्क के अंदर किस साथ में कौन कौन बैठा है जो इजरायली एजेंट होगा। तो अमरीकी और इत्तेहादियों ने, ईरान ने उनको कहा है कि अगर आपने कोई बड़ी गलती की तो फिर इसकी हम सज़ा देंगे, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ख़ित्ते के सलामती खिलाफ अक़दाम पर ईरानी कौम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। जो रद्द-ए-अमल देंगे वो इसराइल और अमेरिका के लिए सरप्राइज़ होगा। इतना ख़तरनाक उन्होंने बयान दिया है। मतलब वो सीधे टारगेट करेंगे इसराइल को। हाँ, तो यही होना चाहिए। और इस लिहाज से कि उनका ये कहना है, आप हैरान होंगे कि यूक्रेन ने जो आयरन ड्रोम उनका जो है, जो बहुत बड़ा माना जाता है, वो लेने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो देना नहीं चाहता। और वो रोज़ बहाने बनाता है आयरन ड्रोम ने। उसको ये डर है कि अगर मैंने आयरन ड्रोम दिया तो रूसी जो है वो हमारे सरहद के करीब शाम में बैठे हैं तो हमारे साथ कोई कार्रवाई न डाल दें। जी। तो इसलिए वो दे नहीं रहे हैं। तो यूक्रेन तक को भी तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ईरानी तो दे नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहरहाल ईरानी मजहबी लोग हैं। और उस लिहाज से वो जो कुछ भी आप उन्हें दहशतगर्द कहें या कुछ करें, लेकिन वो कितने अरसे से आपको 35 साल हो गए आपको बर्दाश्त करते हुए, आपके सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके हर मामलात को उनका जवाब देते हैं और आप अपने काम पे लगे हुए हैं। उसमें हालांकि आप कभी आपने स्टंट डाल दिया था उसके अंदर, एक वायरस था उनके, जब वो चलते थे तो वो फट जाते थे। कभी आपने कुछ कर दिया था, कभी कुछ कर दिया था, तो ये साइबर वार भी लड़ते रहे। फिर खामोशी से फिर ईरान साइबर वार में बहुत स्ट्रांग हो गया। उसने फिर अरामको पे हमला कर दिया। एक जान को जाना था वेनेजुला, वो जा रहा पहुँच रहा जापान के अंदर। जो जापान जाना था वो वेनेजुला से पहुँच गया, कुछ कहाँ पहुँच गया जो भी। इन्होंने साइबर में अच्छा जवाब दिया उनको। अच्छा जवाब दिया उनको। अच्छा, फिर यही नहीं है, फिर तेहरान में ये हो रहा है जी कि सैफरी की मुज़ाकरात हो रहे हैं ये 19 तारीख को जी, और उसमें तुर्की और रूस के सदूर शिरकत करेंगे और जो पुतिन साहब भी इसमें शरीक हो रहे हैं। और उसमें फिर वो अलग अलग जो है, जो अमरीकी इब्राहिम रईसी जो ईरान के सदर हैं और तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं जी, वो अलग अलग मिलेंगे। अब मसला एक और भी खड़ा हो गया। तुर्की ने धमकी दी थी कि अगर आपने इनको, यानी फिनलैंड ने और स्वीडन ने, अगर आप नेटो की तरफ गया, अगर नहीं इनको, अगर आपने इमदाद न छोड़ी तो इनको जो कुर्दों को जी, जो उनके मुखालिफ करें, तो फिर हम आपको कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने तौर पर हुकूमत के तौर पर तो कबूल कर लिया है, यानी अंडर द प्रेशर ऑफ अमेरिका, लेकिन उसकी शर्त ये लगा दी है कि पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करेगी। जी, तो पार्लियामेंट तैयब एर्दोगान ने कहा कि पार्लियामेंट उसी वक्त रेटिफाई करेगी जब हमें यकीन हो जाएगा कि आपने इमदाद बंद कर दी है कुर्दों की, स्वीडन और फिनलैंड ने, तब आपकी मदद करेंगे। अब स्वीडन फिनलैंड में क्या हैसियत है, वो तो अमेरिका के कहने पर दे रहे हैं। तो वो अब, और अगर तुर्की निकलता है नेटो से तो 50% तुर्की जो नेटो जो है तुर्की है। आप हैरान होंगे। तो वो कैसे भाई, उसके बाद मैन पावर सबसे ज़्यादा उनकी है, सबसे ज़्यादा तुर्की की फोर्स है वहाँ पर जी। तो अब बाकी लोगों की इतनी फोर्स नहीं है, तो तुर्की के पास ज़्यादा फोर्स है। तो वो बजाय इसके कि वो वहाँ करें, वो वहाँ यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उनसे पैसे वैसे लेते होंगे या कुछ करते होंगे जी, या हिस्सा डालते होंगे। तो बहरहाल अब जो बड़ा पेचीदा खेल खेल रहा है ये जो तैयब एर्दोगान है, ये कोई मामूली खेल नहीं खेल रहा, काफ़ी पेचीदा खेल खेल रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये तेहरान की कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। इज़राइल की और जो कि जौहरी हथियार के मामले में जो है ये बहुत अहम है। और अमेरिका की जो ईरान की जो धमकी है अमेरिका को और इज़राइल को, वो भी बहुत अहम है। और ये इस तरफ इशारा कर रही है कि एक बहुत बड़ी जंग हमारे सर पर खड़ी है जी। याद रहे कि हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर जबील अहमद साहब खान ने जो साबिक सफ़ीर हैं, इस बात का पहले से हमें इत्तला दे दी थी और मुतनब्बे कर दिया था कि ये मामला होने जा रहा है। तो वो ऐन मुमकिन है कि जंग आपके सरों पर खड़ी हो, किसी वक्त भी जंग हो सकती है जी। तो अब ऐसी सूरत हाल में जैसा ये एक बात मेरी समझ में ये आती है कि ऐसी दीदी दाली हुकूमत रहे तो कोई हर्ज नहीं है, इस लिहाज से कि हम कहें कि भाई हम तो हमारे में तो कोई जान ही नहीं है। नहीं, हमारे पास नुमाइंदगी नहीं है पूरी
अब पाकिस्तान की आवाम की, इसलिए हम तो कुछ हाँ, नहीं तो कह इस सकते। लिहाज से आप ये कहना चाहें कि भाई हम किसी के साथ में शामिल नहीं होना चाहते हैं। जी, लेकिन एक और अजीब बात हुई है कि जो अमेरिकी सदर ने ये कहा कि 2 रियासती फार्मूला ही इसराइली फ़लस्तीन तनाज़े का हल है, एक अच्छी बात कह दी है। जी, लेकिन देखें ना, लेकिन इस अच्छी पर अमल बात- नहीं होगा। अमल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आप फ़लस्तीन को कब्जा करके अब आप उसकी तकसीम कर रहे हैं। अब ये भी तो अब जो भी ज्यादती है ना। हो, देखिए अब कम से कम ये यानी ये तो अभी कम से कम इनके चैन का सांस तो लेने देना। कोई 50 साल हो गए बेचारों को लड़ते हुए यार। जी जी, तो और अब- मुसलसल अभी ईद से पहले इतने उनके पर उनके बमबारी बहुत हुई। आदमी करे वो, लेकिन ये तो खामोश बैठे रहते हैं ना फ़लस्तीनी। असल में तो लड़ाई तो वो कर रहे हैं बेचारे। नहीं, हमास हमास ही कर रहा हूँ ना। जी, हमास से बात नहीं कर रहे हैं वो, ये इनके मैंने जो फ़लस्तीनी है, जी, फ़लस्तीनी सदर से बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनके पास वो नुमाइंदगी नहीं है, वो अवामी हिमायत नहीं है। हमारे आयत नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल वो इलाका तो बड़ा उनके पास ही है ना। जी, तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो आप बताएं कि क्या जो मैंने आपको कहा कि ये जो तुर्की वाला मामला है वो बहुत सीरियस है, और उन्होंने जो धमकी दी है वो काफ़ी सख्त है। अब ये देखना होगा अमेरिका को कि वो क्या चूज़ करता है, कि उनको स्वीडन को और फिनिश को मना करता है या नहीं करता है, जी, फिनलैंड को। तो अगर वो मान जाते हैं, जब तो वो रेटिफाई कर देगा कि वो नेटो के मेंबर बन जाएं। इस अरसे में अगर वो नहीं बनते हैं तो फिर ये मौका अच्छा है रूस के लिए कि वो अपना उनको थोड़ा बहुत अगर वो कोई एक्शन करना चाहता है तो कर लें। जी, एक लिथुआनिया जो है वो भी बड़ी गड़बड़ कर रहा है, तो वो हैरान कुछ बात है कि उसके जो ये छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन अमेरिका के इशारे पे चलते बेचारे हैं। भी चलते हैं। उनको वही चाहिए कि regime भाई के- अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को संभाल के रखें। वैसा वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। जी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।